हेलो एंड वेलकम टू माय शो। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज ईद उल अज़हा है, या ईद, बड़ी ईद कहते हैं इसको, या ईद कुर्बान कहते हैं। वो है। लेकिन आज के दिन हम लोग ईद क्या मनाएं? हमारे लोग सड़कों पे मुजाहरे कर रहे हैं। हमारे सियासी कारकुनान जो है वो मुल्क से बाहर हैं। ये कोई म्यूजिक लग गया कहीं से, पता नहीं। नहीं, ये म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही? बहरहाल, जो मैं बात कर रहा था, बीच में म्यूजिक आ गया कि ये ईद कैसे मनाई जाए। बलूचिस्तान में हज़ारों की तादाद में लोग जबरी तौर पर लापता हैं। बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत जो है वो जेल में है। बलूचिस्तान में जगह जगह वॉल चॉकिंग, यानी देहात की जो मिट्टी की दीवार है उसके ऊपर लोगों ने नारे लिखे हुए हैं कि हम अपने प्यारों के बगैर ईद कैसे मनाएं। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में भी 40 से ज़्यादा अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर जो है वो इस वक्त जेल में हैं, इंक्लूडिंग एहसान अली एडवोकेट, मुमताज़ हुसैन नगरी, आसिफ सखी। और टीचर्स जो है वो गिलगित सिटी में आज ईद वाले दिन मुजाहरा कर रहे हैं, वहाँ धरना दे के बैठे हैं। 14 दिन से उनका धरना चल रहा है। वो प्रमोशन मांग रहे हैं अपनी, जो है स्केल 14 से स्केल 16 में। वो वहाँ पे मुजाहरे कर रहे हैं। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है वो सोगवार है। वो जो जरनोश और जबरान को जो एक्स्ट्रा जुडिशली कत्ल किया है पाकिस्तान की रियासत ने रावलाकोट के पास, उसके रिजल्ट है। लोग उदास हैं। इसी तरह से सिंध जो है वो भी प्रदर्शन कर रहा है। पानी की जो ये कैनाल्स खोद रहा है पंजाब के को पानी देने के लिए। पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का बहाना बना के, यही हाल केपीके का है। वहाँ पे भी इस वक्त एक खाना जंगी की सी सूरत हाल है। लोग मर रहे हैं, ये बम मार रहे हैं, ड्रोन से हमले कर रहे हैं, लोगों के गांव में देहातों पे बच्चे मार रहे हैं। ऐसे में क्या ईद और कौन सी ईद? और ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि हमारे हमसाया जो ममालिक हैं, जैसे बांग्लादेश है, वहाँ पे भी क्या मतलब है ईद की खुशी मनाई जाए कि हज़ारों की तादाद में लोग जेलों में हैं। और अब जो नई खबर आई है वो ये है कि उनके जो नोट हैं, बैंक नोट्स, उनके ऊपर से बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान का फोटो हटा दिया है। मतलब है पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस को लाया गया है कि बांग्लादेश का इतिहास मिटाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। और इस दौरान इंडिया की खबर जो आज वर्ल्ड बैंक ने खबर दी है वो ये है कि इंडिया ने तकरीबन 26-27 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाल लिया है। एक तो पॉवर्टी लाइन होती है, एक एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन होती है। ये इंतहाई गुर्बत जिसे कहते हैं, इंतहाई गुर्बत। पाकिस्तान जितनी आबादी है ना, उससे ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान ने मोदी की सरकार में एक्सट्रीम पॉवर्टी से उठाया। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब है वो लोग जो हिंदुस्तान में तकरीबन 260 रुपया रोज से कम कमाते हैं, उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी में शुमार किया जाता है। और ये 260 इंडियन रुपीज जो है ये तकरीबन 850 रुपया पाकिस्तानी बनता है। यानी 850 पाकिस्तानी रुपए से नीचे जो इंडिया में कमाता है या जिसको मिलता है, उसको इंतहाई गुर्बत में शुमार किया जाता है। उनको इन्होंने गुर्बत में से निकाला है। इस सारे के ऊपर बात करने के लिए बलूचिस्तान पे, इंडिया की तरक्की और बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, मेरे साथ मेहमान हैं, उनको जोड़ लेते हैं। आपके जाने पहचाने मेहमान हैं, ये हमारे साथ जुड़ गए मेहमान। तो हमारे साथ उमेश अग्रवाल जी हैं, अहमद मस्ती खान साहब हैं जो अमेरिका से जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अहमद मस्ती खान, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। आज
क्वेटा में शाल में वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के जो चेयरमैन है नसरुल्लाह साहब, उन्होंने कॉल दी थी मुजाहरे की, और सुना है कि वहां पे प्रोटेस्ट भी हुआ। ईद वाले दिन प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं बलूचिस्तान वाले? ठहर जाए, मैं आपका माइक ओपन कर लूं। जी, अब बोले आप। जी अच्छा जी, जी, सॉरी। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। ये ईद जो हमारे यहाँ बलूचिस्तान में अब तकरीबन 18 साल से 19 साल से कोई ईद तो हमारे पास नहीं है। ये जो 2006 में जी जी 2006 में इन्होंने जो नवाब अकबर बुगटी को शहीद किया, और उसके बाद से जी, करें बात, आप करें। जी, कुछ बीच में आवाज आ रही थी। हाँ जी, करें बात। तो जी हाँ, तो ये नवाब अकबर बुगटी के शहादत के बाद से आप देख लें, वहाँ कोई ईद तो नहीं हुई है आज तक बलूचिस्तान में। लोगों जी को, हजारों लोगों को उन्होंने गायब की, हजारों के तादाद में है। कुछ को उन्होंने छोड़े बाद में, लेकिन हजारों के। और आज भी शायद एटलीस्ट अगर ज्यादा नहीं तो 6,000 लोग तो ये आईएसआई के कैद खानों में हिटलर स्टाइल जी गेस्टेपोज जी, हिटलर बिल्कुल। स्टाइल गेस्टेपोज हैं, वहां पे इनको रखा हुआ है। फिर इतने ये पंजाबी मुसलमान बेगैरत हैं कि ये हमारे लोगों को जो है इन्हीं में से जो है कुछ को वो वक्तन फवक्तन मार देते हैं। फिर उसके बाद ये जो जनरल अहमद शरीफ चौधरी, जो टेररिस्ट सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद का बेटा है, आपको तो शायद मालूम है, जी जी, सुल्तान बिल्कुल। बशीरुद्दीन महमूद बिन लादेन के खास दोस्त थे। और जी ये जी, शायद जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो हैं बिन लादेन के गोद में ही पले हुए हैं। बिल्कुल। और ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हम डीएनए टेस्ट करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि जो गुमशुदा था वो हमारे साथ जो है उसमें मारा गया है मुकाबले में। देख ले मुकाबले में, कितने जी, झूठे हैं। गुमशुदा आदमी बिल्कुल। का आपको डीएनए कैसे मिल गया, सबसे पहले तो सवाल ये है। और बिल्कुल सही फिर कह रहे हैं। दूसरा, मारने के बाद। और डॉक्टर साहब आपसे मैं सही कहूं, ये जो डीएनए की इन्होंने बात की है, इससे तकरीबन 1-2 दिन पहले मैंने कहा कि अगर आसिम मुनीर साहब अपने डीएनए का टेस्ट कराएं तो उसमें ज्यादा हिंदू, सिख और बुद्ध मत और ये जो इंडिया के रिलीजन है वही उसके डीएनए में होंगे। और बिल्कुल होंगे। हाँ, कराना और नहीं, चाहिए, ये और उसके मुतालबा दो होना दो चाहिए कि दिन इसका बाद जो डीएनए है, टेस्ट कराया जाए, बिल्कुल। जी हाँ। तो और मैंने कहा शायद 1% अरब होगा। मैं- फिर जो है उसके 2 दिन बाद जो है अहमद शरीफ चौधरी साहब जो है ये डीएनए का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और मजाक के अलावा डॉक्टर साहब, और जी जी, मैंने हिंदुस्तान के अवाम से अपील किया था, और हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से, कि ये जो जिहादी जो है, जब आपका एक बंदा मारे जो पीसफुल इंडियन है, तो आप मेहरबानी करके इनके 1,000 पंजाबी जिहादी उड़ा दें बगैर सोचे समझे। तो फिर क्या हुआ? हम्म, दूसरे या तीसरे दिन आसिम मुनीर साहब की आई बयान कि भाई हमारा अगर एक पंजाबी आप हटाएंगे अफगानों के लिए, अफगानों को कहा कि हम जो है फिर आपका 1,000 अफगान हमारे एक पंजाबी के बराबर है। हमें तो समझ नहीं आता है, ये जीएचक्यू वालों के पास क्या अकल भी नहीं है, ये अच्छा। सिर्फ नकल जात। अहमद भाई, ये बताएं कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक आवाज हम सुन रहे हैं, एहतजाज की आवाज, कि जी दुनिया खामोश है। दुनिया जो है वो जो मसला है बलूचिस्तान का, इसके ऊपर सही तरह से आवाज नहीं उठा रही दुनिया, इस तरह मुतवज्जो नहीं हो रही। जी तो 15 तारीख को कनाडा में G7 होने जा रही है, G7 का इजलास होने जा रहा है जी 15 तारीख को कनाडा में। तो उसमें मोदी साहब को भी बुलाया है उन्होंने, वो भी जाएंगे वहाँ। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो कनाडा में G7 का इजलास है, इस मौके पे बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको जाके वहाँ एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए, बैनर शैनर लेके, ताकि वो जो G7 के मुल्कों के लोग आए या जाएं, मोदी साहब भी होंगे, वो देखें
उनको हेल्प के लिए कॉल की जाए? क्या आप समझते हैं ये एक अच्छा मौका होगा? ये डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। ये चीज़ें होनी चाहिए, ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट और एक्टिविज़्म, और ये तो हमारे लोग वही 19 साल से जब से के नवाब साहब को, अकबर खान बुगटी को शहीद किया है, हम किए जा रहे हैं भई। मसला डॉक्टर साहब आप भी उम्र के उस हिस्से में हैं, हम भी उस हिस्से में हैं। हमें मालूम है कि ये जो गोरे हैं, इन गोरों ने अपने पालतू कुत्ते जो पाकिस्तान के फौजी हैं, ये इनके पालतू कुत्ते हैं, इनको वो हमेशा ही हमारे मुकाबले में सपोर्ट करते रहेंगे। बात साफ है। गोरों से देखें, आप कह रहे हैं ना कि कनाडा और ये यूरोप या अमेरिका, इनसे हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। मैं आपसे सही हम्म। अर्ज कर रहा हूँ। हमारी जी जी। तो मैं तो अपने मुझे मुझे थोड़ा सा गिला है अपने भारत के भाइयों और दोस्तों से कि भाई वो हमें तो सपोर्ट को छोड़ें, वो अपना भी इंटरेस्ट को शायद अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे तो ये बात पे हो अगर सकता है कि उनको बैक डोर से कोई चल रहा हो, हम नहीं कुछ भी कह सकते, हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन मैं G7 की 51st मीटिंग हो रही है 15 से 17 जून, 2 दिन अल्बर्टा कनाडा में। ये तो मैं समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर जो है हम इस मैं बलूचिस्तान को बिल्कुल डॉक्टर हाईलाइट साहब करने के लिए, तो जी आप इस हवाले से बैठे हैं, आपके तो नज़दीक है कनाडा, ये डिपेंडिंग अपॉन वेयर इन अमेरिका यू आर रिजाइडिंग। तो जी वहाँ कनाडा में भी बहुत हैं बलोच ऑर्गेनाइजेशन के लोग, बीएनएम के लोग हैं और लोग हैं। तो ये उनसे अगर राब्ता किया जाए और आप समझते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं कि इस किस्म की कोई चीज़ वहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाए। ये डॉक्टर साहब आपके ये चैनल को भी हमारे बलोच काफी देखते हैं, तो जी इसी जी। चैनल पे जो आप कह रहे हैं वो इस वक्त मुझे मुझे उम्मीद है कि ये चैनल उन तक पहुंच रहा होगा। तो इस बिल्कुल वक्त बिल्कुल। ऑलरेडी वो सुन रहे हैं, और हमारे वहाँ बलोच जैसे आपने कहा टोरंटो के इलाके में ठीक ठाक हैं। मुझे सही मालूम नहीं है कि अल्बर्टा और टोरंटो में कितना फासला है, क्यों झूठ बोलूं। वो उमेश जी गूगल पे जरा चेक करें, डिस्टेंस बिटवीन अल्बर्टा एंड टोरंटो, ये हाँ, चेक करें तो हाँ, बड़ा जबरदस्त है ये। अच्छा, अब एक इस मौजू पे, बलूचिस्तान के मौजू पे हम दोबारा आते हैं। जी बांग्लादेश के से खबर आई है कि जी उन्होंने नोट जो थे, बांग्लादेश के जो टका है, नोट हैं, उनके ऊपर से फादर ऑफ द नेशन इसका शेख मुजीब रहमान साहब का फोटो हटा के तो बिल्डिंग्स वगैरह और इस किस्म की फोटोग्राफ से उसको रिप्लेस कर दिया है। तो क्या आप समझते हैं कि ये बांग्लादेश की जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको मिटाने की एक कोशिश है और उसके पीछे भी आईएसआई है? जी आप मुझसे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब। जी जी, आपसे पूछ रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब देखें, मैंने शायद मुझे याद है 98 में मैंने एक मर्तबा इसी जो डॉक्टर यूनिस के इंटरव्यू किया था, एक अच्छा। मर्तबा। जी हाँ जी, एक फोन के ऊपर, इन पर्सन नहीं, फोन के अच्छा, ऊपर। फोन पे इंटरव्यू किया हाँ था, जी जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। तो ये डॉक्टर दैट्स यूनुस उस इंटरेस्टिंग, क्वाइट जमाने में इसका इंटरेस्टिंग टू काफी नो। काफी बड़ा नाम होता था ना कि इन्होंने वो नोबेल हाँ जी, प्राइज। बड़ा इन्होंने पॉवर्टी को हाँ खत्म हाँ हाँ किया और ये वो हाँ, तो सिस्टम, वो हाँ जी। हमें उस जमाने में सुनने में आया था कि क्लिंटन फैमिली के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर बात दरअसल ये है कि लगता है कि जो बांग्लादेश के अवाम ने अमेरिका की ये कोई डिमांड बेस फेस की नहीं मानी, उसके बाद इन्होंने उनको यहाँ मुसल्लत किया है। ये अमेरिकन एजेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका बांग्लादेश के अवाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है दूर दूर का, ये यूनुस का। ये बंगाल हम्म। के जो लोगों ने जो कुर्बानियां दी अपनी आज़ादी के लिए, देखें शेख मुजीब के लिए हमारे लिए इतनी ही इज्जत है जैसे अपने हमारे वालिद के लिए है, झूठ के हम्म। अलावा। क्योंकि शेख मुजीब ने जो है इस जल्लादी फौज जो पंजाबी है, जिसका मुंह काला है, उससे जो है बंगाल के अवाम को आज़ादी दिलाई थी। हम उनको हमेशा ही सलूट करते रहेंगे। और अगर उनकी पार्टी से थोड़ी बिल्कुल। बहुत गलतियां हुई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश के जो फाउंडिंग फादर है उसके साथ इस किस्म का ये सीआईए का एजेंट रवा रखे। मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश के फौजी लोग जिनमें थोड़ी बहुत भी गैरत है, इसकी हुकूमत का तख्ता उलट दें।
मुझे उनसे ये तवक्को है। तख्ता उलट दें जी। मैं अब चलूँगा, उमेश भाई आपकी तरफ आऊँगा। ये कह रहे हैं कि इनको उम्मीद है कि डिस्टेंस शायद, आपने मुझे बोला था, डिस्टेंस पता लगाने हाँ, के लिए डिस्टेंस का पता लगाया 36 आपने। 36 घंटे का ड्राइव है। एंड और वो एक तरह से 3500 किलोमीटर है। हाँ, देख लें, काफी दूर है, हाँ बहुत दूर हाँ, है। वो बाय एयर सस्ती टिकटें मिलती हैं वहाँ पे, वो तो खैर कोई नहीं, तो वो अरेंज किया जा सकता है। एनीवे, अच्छा, मैं यही सवाल जो मैंने किया है इनसे बांग्लादेश के हवाले से, कि बांग्लादेश के जो नोट हैं, उनके ऊपर टका के नोट हैं, उसके ऊपर से बंगला बंधु की फोटो हटाई गई है, और साथ ये ऐलान कर दिया है कि जी अप्रैल 2026 में हम इलेक्शन कराएंगे। और उस पे बीएनपी ने बड़ा शोर मचाया है, खालदा जिया की पार्टी ने, उन्होंने कहा जी आप, हम दिसंबर में इलेक्शन कराएं। तो क्या ये नोटों से हटा देना, स्टैचूज हटा देना, बुद्ध जो पुतले थे, ये बांग्लादेश का इतिहास मिटाने जा रहे हैं? क्या ये कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश का इतिहास मिटा दिया जाए? ये क्या इस वक्त इनकी कोशिश है? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें प्लीज। मेरा ये मानना है कि अभी जो काम चल रहा है, एक हम्म। तरह से मोहम्मद यूनस खुद अपने आप को घोषित करेंगे थोड़े दिनों में कि वो फादर ऑफ बांग्लादेश है। बस यही मेरे हम्म। को यही लग रहा है। बाकी कोई इसके अंदर लॉजिक नहीं है कि वो एक तरह से जो शेख मुजीबुर रहमान का जो अस्तित्व है वो मिटाना चाहते हैं, पर वो मिटा नहीं पाएंगे। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों की यादों में बसे हुए हैं। और एक तरह से लोग जो 1971 का इंडिपेंडेंस मिला था बांग्लादेश को, उसमें उनकी अहम भूमिका थी। वो यादों को कैसे मिटाएंगे? ये सब चीजें कॉस्मेटिक इन नेचर है। और हाँ। मेरे हिसाब से कितने दिनों तक ये रहेगा, यूनिस कितने दिनों तक रहेगा, वो एक देखने वाली बात है। उससे पहले ही उसको मेरे ख्याल से भागना पड़ सकता है। अभी क्या है कि दोनों इसको, चाइना और अमेरिका दोनों अभी सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के कारण ये टिका हुआ है वहां पे। नहीं तो मेरे ख्याल से जनरल वकारुज्जमान कब का इसको उठा के बाहर फेंक देते। तो कहीं ना कहीं ये अमेरिकन को एक तरह से जो कॉक्स बाजार में है इनकी फोर्स, इनको उधर से हटाना बहुत जरूरी है। और आपने आज बांग्लादेश अगर बचा हुआ है, वो जनरल वकारुज्जमान के कारण बचा हुआ है। और सबसे पहले हम्म। तो इन्होंने जो अवामी लीग को डी रिकॉग्नाइज किया है, सबसे पहले उनका रिकग्निशन करना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि भारत सरकार ने बहुत कम अभी तक बोला है, और अभी उनको ये बोलना जरूरी पड़ेगा कि इंडियन ओशन रीजन में जो कंट्रीज है, ये हमारा बैकयार्ड है। यहाँ पे हम चाइनीज एंड अमेरिकन इंटरफियरेंस नहीं देखेंगे। हम्म। तो बहुत कलेक्टिवली बोलना जरूरी है, एक्सेप्ट करना जरूरी है। मेरे हिसाब से भारतीय सरकार ने इस मामले में बहुत देरी कर चुके हैं। उनको पहले ही ये सपोर्ट कर देना चाहिए, वन। सेकेंड, मेरा ये भी मानना है कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ भी भारत सरकार ने अभी तक जो आवाज बननी चाहिए थी, एक एम्बेसी इन एक्साइल खोल सकते हैं दिल्ली में, वो बहुत जरूरी है। जैसे तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल है, वैसे बलूचिस्तान गवर्नमेंट इन एक्साइल वो चालू कर सकते हैं। और मेरी बात हमेशा नैला कादरी जी से होती रहती है, जो खुद अभी वेस्ट में ही है, और मेरे हिसाब से शायद वो उधर जाके प्रोटेस्ट भी कर सकती है। नायला कादरी जी का जिक्र किया आपने, तो मैं ज़रा अहमद भाई से पूछता हूँ, ये नायला कादरी साहब ने जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल अनाउंस की हुई है, इसकी क्या अफादियत है और इसको कितना सीरियसली लेते हैं बलोच? भाई डॉक्टर साहब देखें, मैं आपसे एक अर्ज करूं, ये जो है ना, जो दरिया है, दरिया ऐसे नहीं बन जाता है। दरिया में जो है बहुत सारे छोटे 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 स्ट्रीम आते हैं, फिर उसके बाद दरिया बन जाता है। तो जो आदमी भी है, मैं आपसे सही कहूं, जो आदमी भी है जो बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करता है, जो भी हो बलूचिस्तान का जो आज़ादी की बात करता है, और बल्कि जहाँ का भी हो,
वो हमारे तहरीक का हिस्सा है। हम सबकी जिद्दोजहद को हम काबिल एहतराम समझते हैं। हम उस मौके पे अब तक नहीं पहुंचे हैं कि हम किसी भी और के ऊपर जजमेंट करें। जब हमारा मुल्क बन जाएगा, जब हमारे पास रियासत होगा, फिर हम कहेंगे कि भाई इसमें कौन किसका अवामी नुमाइंदा कौन है, कौन नहीं है। इस वक्त तक जितने भी लोग हैं, देखें, जो भी एग्जाइल में बैठे हैं, जो बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं, हम दुनिया से अपील करते हैं कि उन सब का जितना भी हो सके सपोर्ट करें। मेरा तो ये ख्याल है। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। ये सवाल मैंने इसलिए भी किया कि बहुत सारे लोग जो है वो उनके बारे में बात करते हैं, कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उन पे एतराज़ उठाते हैं, और जो लोग एतराज़ उठाते हैं आम तौर पर वो बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक नहीं है। वो पंजाब से उनका ताल्लुक है, जो लोग उनके ऊपर एतराज़ उठाते हैं। लेकिन अभी तक आपने जिस तरह से बड़ा अच्छे तरीके से आपने ये समझाया है, इससे तो मेरा ख़्याल है अब बात क्लियर हो जाती है कि जो भी इस वक़्त बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, उसको वेलकम करते हैं, और बाकी जो बातें हैं वो बाद में उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा, देखा जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। जी, अमजद जी। भाई, जी। एक और एक चीज इन्होंने बताया था, करीमा बलोच को भी आपको ध्यान होगा 3-4 साल पहले उनका भी जी, जी। एक तरह से बताया जाता है कि आईएसआई ने उनको कनाडा में ही मार दिया था। तो ये भी बिल्कुल, बात बिल्कुल बताया नहीं जाता बल्कि मारा था। उसमें बताने हाँ, वाला तो बात ही नहीं है, वो तो उसमें कोई शक ही नहीं है। बल्कि अहमद साहब, चलो आज ईद का दिन है, थोड़ा-सा करीमा बलोच को, बांक को भी याद कर लेते हैं। आपकी तो उनसे मुलाकातें रही हैं? नहीं, मेरे डॉक्टर साहब कभी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई उनसे। अच्छा, डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, मैंने नहीं, सोचा शायद वो आपकी वो मुलाकात हुई हम हो। देखें, ये जो हम लोगों से ये लोग काफी यंगस्टर हैं हमारे जी, जी, जी। मुकाबले में। हम अभी 65 साल के हो गए ना, तो मेरे ख्याल में करीमा बीबी शायद हमसे 20 साल या 25 साल यंग थी कम से कम। तो हमें तो यहाँ मुल्क से बाहर आए हुए 25 साल गुजर गए हैं, तो हमारे यहाँ पे उनसे मुलाकात नहीं हुई। सही, सही। ये क्या है? प्रणाम एवरीवन, जय श्री राम। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, ये हमें हमारे हैं ये पुनीत उपाल, कल भी इन्होंने हम पे नोटों की बड़ी बारिश की थी, आज भी कर रहे हैं। थैंक यू पुनीत जी। पुनीत जी एक मिसाल है हमारे शो पे, ये बड़ा दिल खोल के हमारे इस कॉज की मदद करते हैं। प्लीज़ मेंबर्स बने, 49,000 मेंबर्स हो चुके हैं। अब आज जो है इसको ज़रा पुश दें ताकि हम जल्दी से 59 सॉरी 49 से 50,000 हो जाएं। तो 50,000 हम हमारा टारगेट है। प्लीज़ उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी मदद करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उसके अलावा जॉइन भी करें। हमारा टारगेट है कि 300 हमें हो मेंबर, और इस वक्त हमारे तकरीबन 249 249 हमारे पेड मेंबर हैं, तो हमें 300 तक इसको लेके आना है। ईद के हवाले से बात हो रही थी उमेश जी, और हम बात कर रहे थे कि ये कैसी ईद है कि आधा पाकिस्तान जो है वो जेलों में है। यानी कि आधे पाकिस्तान तो एक मेटाफोरिकली कह रहा हूँ, मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल डिसिडेंट्स हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और वो लोग जो बेसिकली पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में रहते हुए जदोजहद कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से अलहदगी का नारा लगाने की वजह से जेल में नहीं है, जो अपने हुकूक मांगने की वजह से जेल में है, इन द फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान। कैसे ईद मना रहे हैं, मनाई जा सकती है ऐसे में पाकिस्तान में? तो उस वाले से बलूचिस्तान में भी आज प्रोटेस्ट हुए ईद वाले दिन, और आज से नहीं हो रहे, कई सालों से ईद वाले दिन बाकायदा प्रोटेस्ट होते हैं, और उसमें लोग अपने प्यारों को याद करते हैं। और मुझसे कोई पूछ रहा था, बहरहाल मामा कदीर के बारे में बता दूं कि वो, उनकी सेहत अब बेहतर है, लेकिन वो गांव में अपने घर में ऑक्सीजन लगी हुई है उनको, बट ही इज़ फाइन नाउ। तो उमेश जी, बलूचिस्तान का G7 पे प्रोटेस्ट करने का कोई बनती है बात?
आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा जो बातचीत होती है नैला कादरी से, और जी हमेशा उन्होंने बोला है कि वो इंटरनेशनल फोरम्स पे जब भी होता है, यूएन में है, वहां पे वो बलूचिस्तान का इशू रेस करते हैं। और G7 एक बहुत ही सही फोरम है, और मेरे हिसाब से बातचीत होती रहनी चाहिए। कोई भी पब्लिसिटी एक तरह से बलूचिस्तान के कॉज के लिए बढ़िया है, ये मेरा समझना है। सेकंड, आप ये देखिए, G7 जो है, दुनिया के जो सबसे अमीर नेशंस है उन लोगों का ग्रुप है। और उधर जाके अगर आप देखें कि एक तरह से देखें, कोई भी चीज देखें, यूएसए है, यूके है, जापान है, कनाडा है, जर्मनी है, या अगर ये लोग वहां पे जाके प्रोटेस्ट होता है तो वहां की पब्लिक के ऊपर भी एक तरह से आप लोगों का, एक तरह से बलोच लोगों का जो कॉस है उधर भी फैला जाता है, उधर भी उनकी बात जाती है, लोग समझते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है, एक तरह से लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी बहुत अच्छी एक तरह से प्लेटफॉर्म है। तो कहीं ना कहीं हो सके तो बलोच जो फ्रीडम फाइटर्स है उनको वहां पे जाके जरूर एक तरह से प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही है। और इससे पहले कि हम आज की जो बड़ी स्टोरी है और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है उसकी तरफ चलें, एक दफ़ा फिर दोस्तों को मैं बता दूं कि 15 से 17 जून तक जो है वो G7 होने जा रही है। यहाँ इसमें क्या कहते हैं, कनाडा में, अल्बर्टा में। और उसकी डिटेल्स आपको गूगल से मिल जाएंगी कहाँ पे क्या है। और अल्बर्टा में काफ़ी हमारे बलोच भाई हैं, कश्मीरी भी बहुत हैं वहाँ, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से भी बहुत सारे लोग हैं। मैं तो भारतीयों को भी अपील करूंगा कि हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, वो भी वो भी बलोच जाएं। भाइयों के साथ जाके बिल्कुल उन्हें भी जाएं एक वहाँ। तरह से बिल्कुल अ, बिल्कुल अगर बिल्कुल वहाँ। देखिए, अगर आप मोदी जी से बोलते हैं तो मोदी जी भी तो ऐसा है कि लोग अगर सपोर्ट करना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चालू होगा। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल बिल्कुल। उधर कनाडा में है और आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो वो प्रोटेस्ट में जो आप हिस्सा रही थैंक यू बनिए, मनो। वो जरूरी है बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्या है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ऑफ पाकिस्तान मिस मारवी सरमद इज मम ऑन मारंग, पता नहीं, शायद कह रही हैं कि वो देखिए खामोश हैं। भाई मैं किसी का कुछ नहीं देखिए, कह सकता। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ कि आईएसआई का जो है अ, जो कहर है उसके कारण शायद चुप होगी। तो एक तरह से ज्यादा अब इसके ऊपर नहीं बोलने से अच्छा है साइलेंटली सपोर्ट करे तो भी बढ़िया। मेरा हाँ मानना है हाँ, कि हम नहीं अब कर रहे देखिए ये काम। जी हम, मैं जो कर रहा हूँ ये मतलब है, हम्म, एक लाइव शोज हमने शुरू कर दिए। पहले रेडियो मालिया व्हाट्सएप ग्रुप था, फिर हमने रेडियो मालिया इसको बनाया, फिर उसमें से उसका बच्चा निकाला रेडियो मालिया का, ये बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव, ये एक अलहदा चैनल है। उसके बाद अब हम लाइव कर रहे हैं। तो ये भी तो एक मतलब है तरीका है बात करने का। तो वो कह रहे हैं माय व्यू पॉइंट स्पीक डायरेक्ट टू मोदी जी। हाँ, वहां बात भी हो सकती है डायरेक्ट। अच्छा, बड़ी स्टोरी जो आज वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया ने अ, आपने बताया था कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है वहां हाँ पे वो, 26 से 27 करोड़ लोगों को निकाला है, जो हाँ एक 26 से हाँ, 27 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला है। और वो इंडिया के 260 रुपए से कम वाला जो होता है, जिसको जिसको दिन का 260 रुपए से कम कमाता है, जो यानी कि तकरीबन 7,500 रुपया महीना, 8,000 रुपये महीने से जो कम कमा रहा है, उसको एक्सट्रीम पॉवर्टी में तस्वर किया जाता है। तो 26 जो है वो करोड़ लोगों को निकाला है गुर्बत से, इंतहाई गुर्बत से 26 करोड़ लोगों को इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला है। और वो ये है कि इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट ड्रॉप्ड टू 5.3% इन 2022-23 फ्रॉम 27.1%
in 2011 and 2012, यानी 10 साल के अंदर ये 27% एक्सट्रीम पॉवर्टी का रेट चल रहा था, 27%। देखिए ऐसा है कि जो आपने जो फिगर बताया है कि 26 से 27 करोड़ लोगों को निकाला है, इसमें गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जनधन आधार मोबाइल योजना है, पीएम आवास योजना है, फिर बाद में उनको एक तरह से कुकिंग गैस उनको मिलता है। गवर्नमेंट ने इतने सारे बेनिफिट जैसे आयुष्मान भारत योजना, ये सब जो चालू किया है उसका बेनिफिट मिल रहा है और लोगों की सेविंग हो रही है। और अभी क्या है बिल्कुल कि डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, इंटरमीडियरीज कोई नहीं है, जिसके कारण जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता जा रहा है। ये सोचिए 10 साल में मोदी जी ने कर लिया जो कांग्रेस की सरकारें नहीं कर पा रही थी। इसको ही बोलते हैं जो स्केल, इसको तो आज पूरा विश्व मानता है मोदी जी की बात में। बिल्कुल। और इसमें जो है वो भारत में 34.5 करोड़ 34.5 करोड़ जो है लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे, जो अब कम 7 होकर करोड़ 7 जी करोड़ अभी 7 करोड़ अब 7.5 करोड़ रह गए। और हाँ ये 2023 की रिपोर्ट है, 22-23 की है, अभी 24-25 का ये और नीचे जाएगा। तो ये यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश जो है ये 65% थे इंडिया के एक्सट्रीम पुअर इलाके 2011-12 में, जिनको अब उठाया गया है, पॉवर्टी से निकाला गया है। इतनी बड़ी तादाद में जो है वो लोगों को गुर्बत से निकालना, ये एक मिरेकल से कम नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इस पर अहमद भाई जो है वो बात करें कि कैसा महसूस करते हैं कि इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है और इंडिया को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तरक्की के लिए। वैसे तो बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए तो वो 5 साल में ही दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है, क्योंकि इतने उसके पास रिसोर्सेज, वसाइल, और 6 वो ट्रिलियन वसाइल डॉलर जो का है आबादी के तनासब से, वो वसाइल जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आबादी कम है और वो और वसाइल जो है वो बहुत ज्यादा है। तो वो तो अमजद बलूचिस्तान में भाई तो किसी को, एक मिनट भाई, बलूचिस्तान में तो मुझे लगता है किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब है गवर्नमेंट ही देती रहेगी, ये लो भाई आप जाओ पेंटिंग करो, म्यूजिक बनाओ, हॉलीडे करो, जी रिलैक्स करो, क्योंकि जरूरत क्या है, देख गवर्नमेंट खुद ही कहेगी सबको 1-1 लाख रुपया महीने का दे दो भाई। ये देखिए जी एक मिनट, उमेश भाई डॉक्टर कुछ साहब, कहना चाह रहे हैं। जी उमेश। 6 ट्रिलियन डॉलर का रिजर्व पड़ा है बलूचिस्तान में। 6 ट्रिलियन कितना? डॉलर 6 हाँ, ट्रिलियन डॉलर यस, हाँ 6 ट्रिलियन दे, डॉलर का रिजर्व है जी। देखिए एक दो चीजें हैं ना इसमें। एक तो ये है कि मैं तो भाई जो कहता हूँ गल्फ, उमेश अपना अमर भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं तो अपने लोगों को कहता हूँ, पीओजे के लोगों को मैं कहता हूँ, हम तो हैं ही 40-45 लाख सिर्फ, ये आजाद कश्मीर के जो हैं सिर्फ 40-45 हैं। गिलगित बल्तिस्तान वालों को मिला तो 60-65 लाख है, चलो 70 लाख है मान लिया। हमारे पास तो पानी पानी है, 250 तो ग्लेशियर है हमारे पास। हमारे पास दुनिया का सबसे नादर रूबी है, एमरल्ड है, कोयला है, लाइम है, आई मीन यू नेम इट, जिप्सम है, यू नेम इट एंड वी गॉट इट। तो मैं उन्हें कहता हूँ आओ आजाद करते हैं इसको, उसके बाद किसी को मैं गारंटी देता हूँ काम करने की जरूरत नहीं है। हम ये बेचेंगे, हर बंदे को लाख लाख 2-2 लाख रुपया महीने का उनके बैंक अकाउंट में आता जाएगा। आप लोग सैर करो, आर्ट करो, पैदा प्यार करो, मोहब्बत करो, एंजॉय करो। एनीवे बैक टू यू सर। जी डॉक्टर साहब देखें, जो बलूचिस्तान का जो एक्चुअली अगर आप स्ट्रक्चरल उसको देखें ना, स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको नजर आएगा कि जो गल्फ के ममालिक हैं ना, ये ओमान, यूएई, कुवैत, कतर, ये जो पैसे वाले गल्फ के मुल्क हैं, उस जैसे ही है, उन जैसा है, मिलता जुलता। तो ठीक अगर है। ये अंग्रेज लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर ले होते, तो हम उन्हीं मुल्कों के ही हिसाब किताब सफ में में खड़े होते। होते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल। बिल्कुल। अब मैं आपसे एक अर्ज करूं, ओमान के अंदर
देखिए मेरे अपने भी बहुत करीबी रिलेटिव्स ओमानी हैं, मेरी जी, जी, अपनी जी। सगी सगी बहन ओमानी है, मेरी फूफी ठीक। ओमानी है। ओमान में जो है 40% लोग जो हैं असल में बलोच हैं। उनमें से ओमान आधे में। जो हैं कहते हैं कि नहीं अब हम ओमानी बन गए हैं, समझ रहे हैं? लेकिन आधे अब भी कहते हैं नहीं हम बलोच ही हैं। और हुँ। यूएई में बड़ी तादाद है, बहरीन में, इन सारे ममालिक में हमारे बलोचों की बहुत बड़ी तादाद है। हाँ, एक तो ये हो गया। दूसरी बात देखें, आपने जो कहा ना इंडिया में पॉवर्टी एलिवेशन, इंडिया एलिवेशन, उसकी ये है कि भाई देखिए अगर आप उनका पर कैपिटा इनकम देखें तो चाइना और इंडिया का पर कैपिटा इनकम थोड़ा बहुत फर्क है। चाइना इंडिया का मेरे ख्याल में शायद $11,000 है पर कैपिटा, और चाइना का गालिबन $13,500 है। वो करीब करीब है। हाँ, और पाकिस्तान का जो पर कैपिटा है वो इंडिया के मुकाबले में आधा है। अब ये जो चक्कर चला रहे हैं पंजाबी, ये पंजाबी जिहादी जो हैं, ये अपना मतलब निकाल रहे हैं बहुत होशियारी से, चाइना के साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके। मैंने तो आज एक जगह में कहा भाई ये पहले ये तो फैसला कर लेना इनके बाप कितने हैं, इनका बाप चाइना है या इनका बाप अमेरिका है, पहले ये तो फैसला कर लें। क्योंकि यहाँ जो बिलावल आए हुए थे वो चाइनीज के मजाक उड़ा रहे थे, चाइनी कंपनी है उसका मजाक उड़ा रहे थे। दूसरे तरफ वो चाइना के हथियार इस्तेमाल लेके अपने आप को तीसमार खान कहते हैं। इनके पास आप देख ले बिल्कुल, कितने बिल्कुल। ये दोगले लोग हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे भाई ने कहा, मुझे मालूम नहीं है कि इंडिया के लोकसभा में जो नक्शा लगा हुआ है अखंड भारत का, उसमें बलूचिस्तान इंक्लूड किया है या नहीं। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो बलूचिस्तान को भी इंक्लूड करें। देखें, हम सबका जो है ना कल्चरल हेरिटेज एक है, और हम मेरी तो वाकई में दिल से तमन्ना ये है कि ये पंजाबी जिहादियों को इस इक्वेशन से निकाल दें। बलोच भी चाइना के साथ बात करें, इंडियन भी चाइना के साथ बात करें, किसी तरीके से शायद मुश्तरका तौर पर, और कहें कि भाई आप क्यों इन पंजाबी जिहादियों के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये है, ये होना चाहिए मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजी। ठीक है जी, तीनों को सलाम नमस्ते जनाब ये कह रहे हैं। वालेकुम सलाम और नमस्ते हमारी तरफ से भी। अच्छा ये एक है, ये देखें ये बार-बार तंग कर रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं। मैं इग्नोर कर रहा था लेकिन बार-बार कर रहे हैं तो मैंने कहा चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। शुड इंडिया ट्रस्ट बलूचिस्तान? As India supported Bangladesh, but in return Bangladesh have forgotten our favor and hating India at the moment. Would Balochistan do the same in future? जी अमर भाई। देखें, मैं एक बात कहूं, ये जो अंग्रेजों ने जो अपने पॉइजन फैलाया था ना, अंग्रेजों ने जो साम्राज्य जो ये इंडिया को तोड़ के गए, इन्होंने दो जगह में अपने पॉइजन ज्यादा फैलाए थे पूरे इंडिया में, हम्म एक पंजाब में और दूसरा बंगाल में। समझ रहे हैं? तो हम्म ये जो आप अगर हिस्ट्री देखें पाकिस्तान का, तो ये बंगालियों ने भी थोड़ा सा कुछ ज्यादा इसमें किया था गड़बड़। अब बंगाली मुसलमान जो हैं अगर उनमें ये कोई बीमारी पुरानी है तो उसके तो जिम्मेदार वो हैं। अब आप हम बलोचों को उससे क्यों मिलाते हैं भाई? हमारे यहाँ तो कहावत है कि कोई अगर आपको एक पानी दे ना डॉक्टर साहब, जी वो जी जी उसको 100 साल तक याद रखें। मैं हम्म आपसे सही सही कह रहा हूं, हमारे लोगों में ये पैसे वैसे की लालच के नाम की चीज ही नहीं थी। ये जनरल जिया ने करप्शन पैदा करके चला गया 40-45 साल पहले। उससे पहले हमारे जो बड़े बड़े सरदार थे, उनके पास कोई ये पजीरो, ये बंगले बंगले शंगले, इन चक्करों में वो नहीं थे। ये जनरल जिया ने सारा करप्शन पैदा किया है। और हमारे पास तो जो ऑनर था, हम तो लोग अपने नाम के लिए अपना जान देते थे, समझ रहे हैं? पैसे की हमारे पास अहमियत ही नहीं होती थी। और उन्होंने ये सारा कुछ, हम अगर हमें कोई सपोर्ट करेगा, हम सेक्युलर लोग हैं। देखिए आज भी हमारे पास जिक्री है ना, जिक्री पंजाबियों ने जो है, इन बेगैरत पंजाबियों ने वो उन अहमदियों को
जिन्होंने सबसे बढ़कर इनका ये मनहूस मुल्क बनाने पग में हाँ काम किया, हाँ, सबसे बढ़कर उन्होंने किया सबसे था ना डॉक्टर हाँ साहब। बिल्कुल किया। उनको ही खारिज थी ना। उनको हाँ अब देख ले उनके साथ क्या हुआ कर्मा कि वही सबसे पहले गैर मुसलमान हो गए। हमारे हाँ पास इन्हीं मुल्लाओं ने आके कोशिश की, हमारे पास भी एक सेक्ट है जिक्री पूरे बलूचिस्तान में, इंक्लूडिंग वेस्टर्न बलूचिस्तान, वो जो ईरान के साथ है, उसमें जी जी हमारे जी जिक्री लोग हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनको हमसे अलहदा कर ले, हमने नहीं छोड़ा, हमारी सोसाइटी ने नहीं छोड़ा। तो हमारा अलग सोसाइटी है। ये जो हमारे कुछ दोस्त जो है ना, ये जो बार बार ये सवाल करते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा अपना वसी नजर रखें। वो तो इन दोस्तों में तो थोड़ी सी ये भी बीमारी है कि भाई थरूर साहब को आप क्यों भेज रहे हैं बाहर। भाई कोई भी आए आपके कॉज के लिए, आप उसके साथ दें। ये कौन सी ऐसी देखिए मेरी बात का बुरा नहीं माने। हर कौम में, हर दुनिया में 5% लोग बेवकूफ होते हैं। अब इंडिया की आबादी तो दुनिया की सबसे बड़ी है, तो वहां पर भी हमें बहुत सारे बेवकूफ मिलेंगे। मैं उनका क्या बात कहूंगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत जबरदस्त बात आपने की जी। उमेश जी, क्या इंडिया को बलूचिस्तान के लोगों पे एतबार करना चाहिए? ये बेसिक सवाल ये है, शुड दे ट्रस्ट बलोच देखिए के देखिए, जी ये तो मेरा मानना है कि भारत को जब 1949 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जब उनके ऊपर अधिकार किया, तभी उसके ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए था। और तभी अपने एक तरह से कश्मीर की जो लड़ाई लड़ी थी, उसी समय बलोच की लड़ाई भी लड़ते और बलूचिस्तान को भारत का हिस्सा भी बना सकते थे, क्योंकि वही अरेंजमेंट था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। तो भारत और बलूचिस्तान एक मुल्क बन सकते थे। ये नेहरू जी ने नहीं किया। और आज ऐसा है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, बहुत हद तक वो अभी धीरे-धीरे इंडिपेंडेंट हो रही है। नहीं तो आप ये देखिए, इतने सालों तक जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, भारत उसी को एक तरह से फॉलो कर रहा था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को बर्खास्त करने के लिए हमें 80 साल क्यों लगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। 60 साल लगे, सॉरी 60 इयर्स लगे। जबकि उस समय हमने 1965, 1971, 1999 इतने सारे लोग मारे गए। उसी समय 1965 में ही कर देते तो बहुत बड़ा एक तरह से एक ये इश्यू एक तरह से इतना बढ़ता भी नहीं। ये कांग्रेस की जो है भारत सरकार, भारत के अंदर जो कांग्रेस की सरकारें रही है, इन लोगों के कारण ये प्रॉब्लम हुआ। मोदी जी अब धीरे-धीरे आप कर रहे हैं सब चीज़, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इतने दिन क्यों लगा रहे हैं? शायद कोई रीज़न हो सकता है। बट मेरा ये मानना है कि भारत के लोग चाहते हैं कि बलूचिस्तान आज़ाद हो। फिर बहुत लोगों का सपोर्ट है भारत के अंदर। मैं एक अर्ज करूं ठीक है। डॉक्टर साहब, देखें जी जी डॉक्टर जी साहब, कुछ मसाइल हैं जैसे अच्छा जी, वो गरीब किस्म के ना ये हमें सवाल कर रही हैं, पता नहीं ये कौन है, ये कह रही हैं हिंदुओं को इंडिया से हिंगलाज माता मंदिर में जाने की इजाजत होगी। भाई क्यों नहीं होगी इजाजत? क्यों नहीं? हम तो चाहेंगे भाई आए, हम तो हाँ चाहेंगे जितने आप आएंगे इतने ही हमारे पास इतनी ज्यादा शांति होगी। हमारे पास जितने बिल्कुल टेम्पल होंगे इतनी ही ज्यादा हमारे पास शांति होगी। हम तो बिल्कुल, चाहते रिलीजियस हैं कि हर टूरिज्म भी एक बढ़ेगा मस्जिद के हमारा। साथ एक, हाँ जी डॉक्टर साहब, हमारी ख्वाहिश है कि हर एक मस्जिद के साथ एक टेम्पल भी हो। हमारी तो यह ठीक है। ख्वाहिश है। हम इस तरीके से सोचने वाले नहीं हैं कि ये मस्जिद अलग है, टेम्पल अलग है, सिनेगॉग अलग है, चर्च अलग है। ये हमारी हमारी साइकी में नहीं है ये चीज। सही बात हम है, तो सारा कुछ चाहते हैं, इकट्ठा बनाओ एक ही जगह पे। और हम तो चाहते हैं भाई आए। मैं तो हाँ कहता हूं कि आपने जो रिसोर्सेज की बात की ना, मेटल्स, प्रेशियस मेटल, फॉसिल फ्यूल, अगर हमारे पास ये चीज भी नहीं होती, आजाद बलूचिस्तान हिंदू यात्रियों के ऊपर ही हम चल चल निकलते। जो यात्री आते एग्जैक्टली, हैं इंगलाज माता में, उससे हमें इतने एग्जैक्टली, पैसे मिलते हैं कि हम आराम से जिंदगी बिल्कुल। गुजारते। हम क्यों मैंने नहीं ये चाहेंगे कहा, भाई? हम तो मैंने चाहेंगे ये आए। बिल्कुल मैंने ये कहा, मैंने कहा अपने लोगों को, मैंने कहा यार बात सुनो, अगर पीओजे के आजाद हो जाता है और हम इंडिया का हिस्सा बन जाते हैं, तो हमें तो शारदा माँ ही खिलाएगी पिलाएगी, हमारा हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 40 लाख तो तुम हो यार, हाँ,
शारदा मंदिर के इर्द गिर्द सारा आप रेजिडेंशियल होटल, गेस्ट हाउस ये बना दो, होटल रेस्टोरेंट ये बना दो, और वीजा फ्री। उनको वीजा तो होगा ही नहीं, हम इंडिया का हिस्सा होंगे, लेकिन ये है कि वो आएंगे, वो जो वहां स्पेंड करेंगे पैसे, आप 1 रुपया या 2 रुपए या 10 रुपए भी वहां डोनेशन के लिए उनसे कहो, तो आपको इतने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, कौमी खजाना या सूबाई खजाने में, कि वहीं से आप निकाल निकाल के वो देते जाओ अपने 40 लाख लोगों को, बोलो ये लोग घर बैठो, काम करने की जरूरत नहीं है। फिर बलूचिस्तान में, हाँ, लेकिन बलूचिस्तान में जो गैस है ना, गैस ही इतनी ज्यादा है कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की गैस पाकिस्तान ने अभी पैसे देने हैं, जो मांगे जाएंगे जब ये आजाद होगा बलूचिस्तान, तो गैस का भी हिसाब मांगेंगे कि जो तुमने चोरी की है गैस, उसके पैसे भी दो। जाहिर है 70-80 साल की वॉर इंडेमनिटी जब कैलकुलेट होगी तो पाकिस्तान कई दफा दिवालिया होगा इंशाल्लाह। जी, जी। अच्छा, हाँ, जी डॉक्टर जी साहब, जी यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ अमेरिका में, जी। इससे तकरीबन 2 माइल के फासले पे एक स्टोर में एक हरियाणा का नौजवान काम करता है, हरियाणा का। बल्कि जो शहीद शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उससे शायद मिलता-जुलता भी है, उनका रिजेम्बलेंस है। अच्छा 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 अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या है, क्या मामला, आपका क्या ख्याल है? मैंने उनसे, नौजवान है वो, विनय नरवाल से 4 साल छोटे हैं। विनय नरवाल 26 साल के थे, ये 22 साल के हैं। इन्होंने मुझे बहुत अच्छी मिसाल दी। उन्होंने कहा देखें, एक जो है ना कंगला, कंगले ने देखा कि एक बंदा है, उसके पास जो है एक पता नहीं 1.5 दर्जन 2 दर्जन अंडे हैं, वो अपने अंडे पकड़ के जा रहा है। तो ये कंगले को वो बात पसंद नहीं आई। कंगले जो है उसको छेड़ता रहा कि किसी तरीके से, ताकि वो जो जिसके हाथ में अंडे थे, वो तो अपना अंडा को नहीं तोड़ना चाहता है ना, तो वो उससे नहीं हाँ, लड़ा था। लेकिन कंगले ने आखिर में मजबूर कर दिया, और उसके जब अंडे टूट अरे डिस्कनेक्ट हो गया, क्या हो गया? आपकी आवाज कट गई है, पता नहीं क्यों। तरीके से, वरना ये आपको अंडे आवाज पकड़ कट के गई ले थी जाने नहीं आपकी, देंगे। वनडे आपकी आवाज कट गई थी। वहां से ये शुरू करें जब वो कंगले के अंडे टूट गए। हाँ, जब नहीं नहीं, जो दूसरा जो जिसके पास अंडे थे ना, उसके जब अंडे टूट गए, तो हाँ फिर उसने कंगले को मारा। उसने कहा अब तो मेरे अंडे बचे नहीं ना, इन्होंने तोड़ दिए मेरे अंडे। तब हाँ, उन्होंने धुनाई की कंगले की। सही मैं बात। भारत से कहता हूं कि इस कंगले पाकिस्तान को फौरन से पेशतर धुनाई करें, इनको ना छोड़ें, ये आपको नहीं छोड़ेंगे आगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया कि चाइना और इंडिया का पर कैपिटा इनकम तकरीबन बराबर बराबर हैं, और ये पंजाबी जिहादी जो हैं, ये कुत्ते के तरह जो है इंडिया को काटते जाते हैं। आप कभी भी सुख चैन से आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि आप इनको सीधे पे लाइन पे ना लगा दे, और इनको सीधे लाइन पे लगाने के लिए आपको हमारी आजादी का भरपूर साथ देना होगा। देखें डॉक्टर साहब, मुझे शिकायत जी है जी, कि इन्होंने हमारा साथ कुछ नहीं दिया है। ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मैं वापस आऊंगा आज के बड़े मुद्दे की तरफ कि इंडिया ने कैसे ये जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसमें से 26 करोड़ लोगों को इंडिया निकालने में कामयाब हो गया है, सक्सेस हो गई है उसको। इसका क्या राज है उमेश जी, क्या राज है इसका, ये थोड़ा सा देखिए एक्सप्लेन करें। देखिए, कांग्रेस के जमाने में राजीव गांधी ने खुद कहा था कि अगर 1 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी के लिए बेनिफिट देता है, तो जो बेनिफिशियरी है उसको 15 पैसे ही मिलते थे। अब क्या है, 1 रुपया जब निकाल दिए, पूरा 1 रुपया जाता है। फर्क वहां पे पड़ा है। और हाँ बीच में जितने भी करप्शन होते थे उन सबको आइडेंटिफाई किया गया। सब लोगों की जो केवाईसी है वो की गई, और मतलब इतने करोड़ों लोग जो बेनिफिशियरी निकले थे फिक्टिशियस नाम को, उनको इरेज किया गया। इस कारण भारत के अंदर जो डिजिटलाइजेशन प्रोसेस चालू हुआ, उससे भारत सरकार बहुत हद तक पैसा बचा भी सकी और एक्चुअल बेनिफिशियरीज को ये मदद पहुंचा सकी।
ये उसी का नतीजा है, वो भी पिछले 10 साल में हुआ है। ठीक है। और इंडिया जो इन्वेस्टमेंट की है इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जो मेक इन इंडिया का शुरू किया है, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सपैंड किया है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो एक्सपेंशन आई है, वो भी तो इसका एक कारण हो सकती है ना। देखिए वो सब डेफिनेटली कारण है, बट एक और एक चीज आप समझ लीजिए कि भारत सरकार इज वेरी मच फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑल्सो। और आपकी बात सही है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया है अभी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं वो एक तरह से स्पिल ओवर बेनिफिट पक्का मिला है। जो निचले तबके के लोग हैं उनको बेनिफिट तो मिला ही नहीं, पर मेजरली जो है गवर्नमेंट का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, उसके कारण बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ये और मैं इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, टैरिफ बेनिफिट जो आपने कहा है इसको। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट आज पैसा अगर एलोकेट करती है और वो टारगेटेड बेनिफिशियरीज जो है डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं। वो ये देख लेते हैं इन क्राइटेरिया को पैसे मिलना चाहिए, कंप्यूटर में डाल देते हैं, वो बोलते हैं इन 2 करोड़ लोगों को मिलना चाहिए, उन 2 करोड़ को ही जाते हैं। और एक चीज है, जो भी रजिस्टर करके रखता है उसकी री केवाईसी करवाते रहते हैं हर 2-3 साल में, जिसके कारण जो लोग अगर फर्जी लोग भी अगर उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, वो धीरे धीरे एलिमिनेट भी हो रहे हैं। दोनों काम हो रहा है। जी, मैं एक अर्ज करूं डॉक्टर साहब। जी जी जी, या बिल्कुल बिल्कुल। या अमेरिका में मैं रहता हूं, तो जी जी। मुझे यहाँ के स्टोर्स में वो चीज जो इंडिया की है, वो दूसरे ममालिक के चीज से तकरीबन आधा कीमत पे मिलता है। ठीक है। वाकई में झूठ के अलावा फर्नीचर स्टोर में भी इंडिया के बने हुए फर्नीचर आ रहे हैं। इंडिया जो है, मुझे तो बहुत खुशी होती है। देखिए, हम तो इंडिया को अपने आप से जुदा नहीं समझते ना। हम तो ये पंजाबी जिहादियों के तरह नहीं हैं जो जिनको कि अपने बाप की पहचान नहीं है। हम तो जब भी इंडिया को देखते हैं, कोई मेड इन इंडिया लिखा है, जो कुछ है, हमें बहुत खुशी हो। इंडिया का तो बहुत जबरदस्त चांस है। इंडिया का तो ये सेंचुरी भी इंडिया सेंचुरी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी है टेररिस्ट जो बार 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 उसको छेड़ता रहेगा। तो मैं इसी वजह से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको अपनी प्रोग्रेस चाहिए, आपको अगर ये सेंचुरी को इंडियन सेंचुरी बनाना है, तो ये पंजाबी जिहादियों को पैर जो है ना काटने पड़ेंगे, और उनका पैर जिस पैर पे वो खड़ा है वो बलूचिस्तान है। मेरे ख्याल है इसी के ऊपर आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने का नाजरीन, और अपने मेहमानों का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ईद वाला दिन था, तो ज़ाहिर है मसरूफियात होती हैं, हिंदुओं की भी मसरूफियात होती हैं मुसलमानों के साथ, कोई सिनेमा देखने जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने का। आखिर में सिर्फ ये कहूँगा, कोशिश करें कि बकरा ईद के ऊपर जो है वो सरकार जब अगली बकरा ईद आए तो उस वक्त ऊंट और गांव माता के कुर्बानी पर हिंदुस्तान में पाबंदी लग चुकी हो। बहुत शुक्रिया। जय श्री राम और खुदा जय हाफिज। सिया राम।